हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। अभी हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है, तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक। तो मशीन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हार्मोनिक कैसे आता है या फिर हार्मोनिक का रीज़न क्या होता है मशीन के अंदर आने का, इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन डील करना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और कल जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको हार्मोनिक्स को डिटेल में समझाऊंगा कैसे हमारे मशीन में आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका नो लोड फेजर डायग्राम से, अगर आपको ट्रांसफार्मर का नो लोड फेजर डायग्राम आता होगा बनाना तो वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। और अगर नहीं आता तो कुछ लोग इसके लिए फार्मूला याद करते हैं, तो आज के बाद आपको ये फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है और आप इसको 1 मिनट के अंदर डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नो लोड पे अपना ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से देखना चाहें तो अपने घर में जो टीवी होता है जिससे हम लोग स्टेबलाइजर रखते हैं, उस स्टेबलाइजर को भी खोल के देखिएगा अंदर में क्या होता है। इस तरीके का रेक्टेंगुलर कोर होता है सिलिकॉन स्टील का, और ये लैमिनेटेड कोर होता है, पतला पतला पत्ती से ई शेप आई शेप एल शेप का बना होता है। इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं। इधर प्राइमरी हो गया, इधर आपका सेकेंडरी हो गया। तो अभी देखिए, इसको हम लोग जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है ताकि सबको समझ में आए। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये लाइन बताता है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कपलिंग है। यहाँ पे कोई लोड नहीं है, इसका मतलब ये ओपन रहेगा यहाँ पे। और जब भी हमारा ओपन सर्किट है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हमारा करंट जो होगा हमेशा जीरो होगा। अभी देखिए, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं सप्लाई दे रहे हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग तो आपका एक तरीके से क्लोज सर्किट है ना, ये तो क्लोज सर्किट है, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो अभी देखिए, अगर आप इस कोर को देखते हैं तो ये अपने आप में क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है या फिर कहिए एक मटेरियल। तो सीधी सी बात है, इसका अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया जिसके अंदर आपका, इसको आरसी से दिखाते हैं, यानी कोर रेजिस्टेंस कहिए या फिर कोर लॉस जो होता है हमारा। और यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग करके दिखाते हैं। वाइंडिंग क्या है, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट, जैसे हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे तो इसके अंदर हमारा कुछ करंट आएगा जिसके चलते यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो अभी यहाँ से जो करंट आता है नो लोड पे, इसको हम लोग आई नॉट बोलते हैं। ठीक है, अपने मर्जी से कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो करंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं आई डब्ल्यू, अगर आप बुक से सिंक्रोनाइज होना चाहते हैं तो। और इसको बोलते हैं हम लोग आई म्यू। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इधर आई म्यू लिखें या फिर इधर आई डब्ल्यू लिखें। तो अभी हम लोग आगे में परमेबिलिटी समझेंगे डिटेल में। तो अगर आप परमेबिलिटी का सिंबल जानते हैं, ये क्या होता है, म्यू होता है। और परमेबिलिटी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना होता है, यानी सोलेनॉइड के केस में। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने आयरन कोर क्यों यूज़ किया, क्योंकि आयरन का परमेबिलिटी हाई होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी सीधी सी बात है वाइंडिंग बना हुआ है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो भी करंट आ रहा होगा ये हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा होगा या फिर फ्लक्स सेटअप कर रहा होगा। तो जहाँ पे वाइंडिंग होता है इस तरीके का, वहाँ पे हम लोग हमेशा आई म्यू लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, म्यू का मतलब परमेबिलिटी, तो ऐसा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। आई डब्ल्यू मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस वाला करंट है। और आपका जो मर्जी है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बुक के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना, उस बेसिस पे बोला कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आई डब्ल्यू और आई म्यू में लेकर के चला गया है। अभी हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के ऊपर। तो अभी ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या देते हैं, एसी करंट देते हैं, यानी हमारा साइनोसोडियल करंट है। साइनोसोडियल करंट यानी अगर इसका हम लोग वेव फॉर्म देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। तो सीधी सी बात है, ये आपका इनपुट करंट है। ठीक है, तो इसके चलते आपका फ्लक्स भी क्या होगा, ये हमारा करंट का है। ठीक है, तो इसके चलते जो हम लोग का फ्लक्स मिलेगा ये भी क्या होगा, साइनोसोडियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा करंट जीरो था तो फ्लक्स भी हमारा जीरो होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। करंट जीरो तो फ्लक्स भी जीरो। करंट जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा। करंट जब मैक्सिमम जाएगा तो फ्लक्स भी आपका मैक्सिमम जाएगा। करंट जब घटने लगेगा तो ये भी आपका घटेगा। और ये जब जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, और ये जब अपना डायरेक्शनल रिवर्स करेगा तो ये भी अपना डायरेक्शनल रिवर्स करेगा। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, फेज में होता है हमेशा। यानी इन दोनों ग्राफ को एक ही साथ दिखाऊं मैं, तो ये मान लेते हैं रेड वाला आपका करंट है। तो उसी तरीके से आपका जो फ्लक्स होगा, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये क्या होगा, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से भी स्टार्ट होगा, जहां पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है ये भी अपना
मैक्सिमम अटेंड करेगा, और जब जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो है, नहीं दोनों एक दूसरे के क्या फेज में, नहीं यहाँ पे हमारा एक तरीके से जब भी फेजर डायग्राम दिखाएंगे तो ये वाला जो करंट होगा, ये कौन सा करंट, ये जो आपका आई म्यू है। तो अभी हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मान लेते ये हम लोग का इनपुट करंट था नो लोड पे, और इसके चलते जो हम लोग का फ्लक्स बन रहा था ये इसी के फेज में था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने, अगर ये हम लोग का ग्रीन वाला लाइन करंट है और ये ब्लैक वाला लाइन जो है हमारा साइनसोइडल फ्लक्स का है एक तरीके से, तो इस फ्लक्स को मैंने करंट वेव से छोटा क्यों बनाया या फिर इससे बड़ा क्यों नहीं बनाया। तो इसके पीछे भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये कल वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से जो वोल्टेज देंगे अगर बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे तो इनपुट वोल्टेज क्या होता है ट्रांसफार्मर का, V1 होता है। यहाँ से जो करंट आ रहा है I0 है। तो अभी हम लोग V1 को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस हमेशा एक्स एक्सिस वाले को लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग का V1 है, ठीक है। अभी देखिए, तो जो हम लोग का ये IW है, IW क्या है, रेजिस्टेंस के अंदर, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा ये। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट हमेशा फेज में होता है वोल्टेज के, यानी मैं यहाँ पे छोटा सा IW दिखा सकता हूँ जो कि अप्लाइड वोल्टेज के साथ फेज में होगा। अब देखिए, तो ये जो आपका वाइंडिंग किया हुआ है, वाइंडिंग कुछ नहीं, क्या है, ये एक तरीके से इंडक्टर है। तो इंडक्टर में हमेशा करंट क्या होता है, लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। यानी आपका ये आई म्यू जो है इस वोल्टेज से, यानी अप्लाइड वोल्टेज से क्या करेगा, 90 डिग्री का लैग करेगा। ये आपका आई म्यू हो गया। अभी देखिए, इस आई म्यू के चलते, यानी ये जो आई म्यू जा रहा है इस वाइंडिंग के अंदर, इसके चलते जो हमारा फ्लक्स सेटअप होगा, मान लेते हैं हमारा फाई फ्लक्स है, ठीक है। ये क्या होगा, इसी करंट के साथ फेज में होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यानी ये मान लेते हैं हम लोग का फाई है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। इस करंट के चलते जो हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ ये इसके साथ फेज में है, क्योंकि देखिए इसी हिसाब से ये फेज में है ना, तो ये हम लोग का फाई हो गया। अब देखिए, अभी अगर हम लोग आई नोट की बात करें, ठीक है, तो आई नोट क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम। फेजर सम मतलब क्या, फेजर सम करिए, ये आई नोट है, सॉरी आई म्यू है, तो आई म्यू को क्या करेंगे, इसके पैरेलल लेकर के चलेंगे, डॉट 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 कीजिए यहाँ पे। और ये आई डब्ल्यू है, इसको इसके पैरेलल लेकर के चलेंगे, ये आपका यहाँ पे पैरेलल हो गया। तो जहाँ पे ये टच करता है यही इसका क्या होता है, रिजल्टेंट हो गया, यानी ये आपका आई नॉट हो गया, ठीक है। अभी देखिए, आपने यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज डाला है। देखिए, इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझते हैं, यानी हम लोग का क्लोज सर्किट है, यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये मान लेते हैं E1 है, और E1 जो होगा क्या करेगा, इस मेन वोल्टेज को अपोज करता है लेंस लॉ के हिसाब से। अगर आपका V1 इस डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात है E1 जो होगा ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ से हम लोग का करंट चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ प्लस और ये माइनस, तो सीधी बात है इसके चलते क्या होगा, करंट हम लोग का इधर की तरफ भागेगा, और ये वाला करंट इधर, यानी इसके चलते क्या रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो अभी ये जो E1 इंड्यूस्ड हुआ हम लोग का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो E1 क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होगा, यानी इधर मैं अपना E1 दिखा सकता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का E1 होगा। और अभी देखिए, तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं है, तो नो लोड में क्या होता है, करंट हम लोग का जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ना, करंट भले ही फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, E2 प्रेजेंट होगा। तो E2 किस पे डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लेते हैं N1 टर्न है और ये N2 टर्न है, तो अगर ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, E2 हमेशा बड़ा होगा E1 से, ठीक है, E2 हमेशा बड़ा होगा E1 से। और अगर वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमारा E2 जो होता है हमेशा छोटा होता है E1 से। तो अभी हम लोग अपने हिसाब से कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो अगर मुझे E2 को दिखाना हो तो E2 को हम लोग क्या करेंगे, E2 को हम लोग हमेशा E1 से थोड़ा सा आगे करके दिखाएंगे, ये आपका E2 हो गया। तो ये आपका नो लोड पे फेजर डायग्राम बना है, और यही सेम चीज इसने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। देखिए, तो उसने फाई एम को एक तरीके से
रेफरेंस मान के चला है, तो फाई एम और आई म्यू क्या होगा, इसके फेज में होगा। आई डब्ल्यू अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, उसके फेज में होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है करंट, तो इसके साथ होगा। और अभी जस्ट मैंने बताया ई1 क्या होगा, V1 के जस्ट अपोजिट, और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का दिखाएगा, तो स्टेप अप में E2 क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा लाइन दिखाया गया। अभी देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे निकालेंगे। हम लोग फेजर डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे आई नोट का वैल्यू निकालना हो तो आई नोट का क्या होगा बताइए। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूँ, ये वाला वैल्यू क्या है आपका, ये आई म्यू है, क्योंकि जो ये है वही तो ये वाला होगा ना। और ये वाला क्या है आपका, ये आपका आई डब्ल्यू है, और ये जो रिजल्टेंट है यही आपका आई नोट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये फाइंड आउट करना हम लोग क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। और अभी हम लोग को आई डब्ल्यू का अगर वैल्यू निकालना है, आई डब्ल्यू यानी ये क्या है, प्योर रेशियो। तो अभी हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस ट्रायंगल पे आते हैं। तो अगर आपने इम्पिडेंस ट्रायंगल पढ़ा होगा तो बेस हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका। ये वाला क्या होता है, या तो एक्सएल होगा या तो फिर एक्सी होगा, डिपेंड करता है कि कौन से कैपेसिटी, आई मीन कौन से सर्किट पे काम करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट है या फिर इंडक्टिव सर्किट। तो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या होगा, एक्सएल होगा, और ये जो होता है आपका इम्पिडेंस होता है, दोनों का रिजल्टेंट। तो अभी देखिए, अगर हम लोग को एक और चीज़ देखें, अगर हम लोग पावर ट्रायंगल देखें तो पावर ट्रायंगल में क्या होता है, किलोवाट, यहाँ पे क्या होगा केवीए, और ये क्या होगा आपका केवीएआर। तो ये सब में भूलने वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस प्योर पावर एक तरीके से कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे किलोवाट होता है। केवीआर यानी एक्सएल क्या होता है, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर किस में होता है, इंडक्टिव, तो यहाँ पे केवीआर लिखेंगे। और टोटल पावर क्या होता है, केवीए, तो वहाँ पे हम लोग टोटल इम्पिडेंस लिखेंगे। देखिए, अब इस फेजर डायग्राम को देखते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखना है। जो आई डब्ल्यू है, आई डब्ल्यू कौन सा है, ये प्योर रेजिस्टेंस के पास, यानी हम लोग कह सकते हैं यहीं पे हम लोग का आई डब्ल्यू होता है हमेशा प्योर रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे भी आई डब्ल्यू होगा। ये हमारा आई म्यू है, आई म्यू मतलब आपका ये वाला करंट। तो आई म्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इस केस में आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई भी आप पावर ट्रायंगल या फिर इम्पिडेंस ट्रायंगल लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आई नॉट है, आई नॉट क्या होगा, ये होगा, या फिर यहाँ पे कर लीजिए आप। अभी देखिए, तो आपको आई डब्ल्यू का वैल्यू बताना है। आई डब्ल्यू यानी कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा पर क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है, और बेस हम लोग का क्या है, आई डब्ल्यू, एच कितना है आपका, आई नॉट। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग आई डब्ल्यू का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाइव। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। और ये हम लोग का रियल करंट है, तो सीधी सी बात है, रियल करंट के साथ क्या होता है हमेशा कॉस फाइव, यानी आई नॉट का कॉस फाइव, क्योंकि आई नॉट आपका क्या है, टोटल करंट है। ये किस में पार्ट में टूटेगा, आपका आई डब्ल्यू में और आई म्यू में, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। उसी तरीके से हम लोग पावर की बात करें, केवीए, तो केवीए दो पार्ट में टूटता है, एक किलोवाट में और एक केवीएआर में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इसी तरीके से अगर आई म्यू निकालना होगा, तो आई म्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा पर क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, आई म्यू लिख देंगे, एच कितना है, आई नॉट, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आई म्यू बराबर हो जाएगा आई नॉट इंटू साइन थीटा। और ये साइन थीटा कुछ नहीं, आपका ये एंगल होता है, इसी को बोलते हैं ना पावर फैक्टर एंगल, या फिर आपका ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। और वही यहाँ से दो वैल्यू निकल गया, आई नॉट का वैल्यू आ गया, और सॉरी आई म्यू का वैल्यू आ गया, और आई डब्ल्यू का वैल्यू होगा। इसका हम लोग वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, आई नोट मिल जाएगा, यानी आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसको आई नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। आई डब्ल्यू का ये वैल्यू होता है, आई म्यू का ये वैल्यू होता है, आई नोट का ये वैल्यू होता है। पावर फैक्टर की बात करेगा यहाँ पे, तो कॉस फाइव, सीधी सी बात है भाई, इम्पिडेंस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा आपका, आई डब्ल्यू किलोवाट बाई के होता है, तो किलोवाट का क्या लिखेंगे, आई डब्ल्यू, और के की क्या लिखेंगे, आई नॉट। और भाई अगर कोर लॉस पूछेगा, कोर लॉस मतलब क्या, जो आपका रेजिस्टेंस है उसी के अंदर लॉस होता है ना, आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में कभी भी कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस उसी में होगा, तो सीधी बात, रेजिस्टेंस में कौन सा पावर लॉस होगा, रियल पावर लॉस होगा। तो रियल पावर के क्या करेंगे, V1 जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, पावर इक्वल क्या होता है, VI cos फाइव। ठीक है, इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, वोल्टेज V1 दे रहे हैं,
करंट कितना है, आई नॉट है, और कॉस फाई क्या होगा आपका जो एंगल होगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसको हम लोग और रीअरेंज कर सकते हैं। आई नॉट कॉस फाई को हम लोगों ने अभी डिफाइन किया है, आई डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, वी वन वैसे का वैसे रहेगा, और ये क्या है, वाट में, पावर लॉस किसमें, वाट में। उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा मैग्नेटाइजिंग वोल्ट एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, यानी रिएक्टिव पावर पूछेगा आपका, तो वी वन आई नॉट इंटू साइन फाइव हो जाएगा। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसको डिराइव कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये वाला वैल्यू पता है। इसी फेजर डायग्राम बनाने में कितना समय लगेगा, तुरंत बन जाएगा, यहाँ से आप पकड़ के निकाल लीजिए। इसी में तो आपको काम करना है पूरा पूरा। अब यहाँ पे वही बोल रहा है कि हम लोग का नो लोड करंट जो है दिया हुआ है। देखिए इसको न्यू पेज में बनाता हूँ। देखिए आई नोट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 0.2√2 एम्पियर, और इसको हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर से आप जितना यूज़ कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। आपका यहाँ से मेन करंट दिया हुआ है आई नोट, और यहाँ पे फाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री। आपको बताना है आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू क्या लिखेंगे, सीधे आई नॉट इंटू कॉस फाइव। तो आई नॉट का वैल्यू 0.2√2, कॉस फाइव के क्या लिखेंगे, कॉस फाइव के कितना 45 डिग्री, और कॉस 45 का जगह कितना होता है 1/√2, यानी 0.√2 इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा आंसर 0.2। ये आपका आई डब्ल्यू का वैल्यू हुआ। इसी तरीके से आपका आई म्यू है, तो आई म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन फाइव। आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, और साइन 45 करेंगे यहाँ पे, यानी इसको हम लोग सीधे सीधे 1/√2, इसका भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया आपको 0.2, यानी इसका बी फोर बॉल हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बस यही समझना था कि जो भी हम लोग सोलेनॉइड में साइनोसोडियल अगर हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं वोल्टेज, तो उसके चलते जो आपका फ्लक्स मिलता है वो भी साइनोसोडियल होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, करंट और ये जो आपका फ्लक्स है ये दोनों एक दूसरे के साथ फेज में होगा। और यही चीज़ जो है हम लोग कल वाले वीडियो में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता तो मे भी आपको समझने में दिक्कत होता। यहाँ पे मैंने बता दिया ताकि ये एक एडिशनल क्वेश्चन आप में थोड़ा इंक्लूड हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो नो लोड ग्राफ मैंने आपको बताया है ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पर्पज़ पे ही पूछ देगा, और इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना ये ट्रांसफार्मर का। और अगर आप ट्रांसफार्मर बोले, मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे पूछेगा आपसे क्या पढ़ के आए आप, तो ट्रांसफार्मर पूछेगा तो ये कंफर्म है कि ये पूछ देगा नो लोड फेजर डायग्राम बनाने के लिए, बोलेगा फिर समझाइए। तो इस तरीके से आप सिंपली वे में समझा सकते हैं।